नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको आपकी कक्षा 8 में जो पाठ आपका चल रहा था बल तथा दाब, इसी को आगे पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं आज आपको बताता हूँ घनत्व। घनत्व क्या होता है? अगर परिभाषा देनी है, परिभाषा होगी इकाई आयतन में पदार्थ का द्रव्यमान। इकाई आयतन में 1 सेंटीमीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में जितना पदार्थ का द्रव्यमान होगा वो उसका घनत्व कहलाता है। घनत्व का सूत्र क्या है? घनत्व का सूत्र है द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब घनत्व का मात्रक अगर आपको चाहिए तो घनत्व का मात्रक बताते हैं आपको। तो बच्चों, घनत्व का मात्रक होगा द्रव्यमान का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और प्रति आयतन का मात्रक होता है घन मीटर। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका मात्रक होता है। अब जैसे जल है, जल का घनत्व, जल का घनत्व होता है 1000 किलोग्राम प्रति घन मीटर। 1000 एक घन मीटर में 1000 किलोग्राम जल आएगा। बच्चों, जल का घनत्व सर्वाधिक 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन सबसे कम होता है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस से ठंडा करोगे तो बर्फ बनने लगेगा तो उसका आयतन बढ़ेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करोगे तो भी उसका आयतन बढ़ेगा। तो इसलिए सबसे कम आयतन होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे ज़्यादा है। इसमें आता है आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व होता है वस्तु का घनत्व, जो भी वस्तु है, बटे जल का घनत्व, यानी जल के घनत्व से तुलना करते हैं। ठीक है, आपके लिए ये जो घनत्व है ये हो सकता है नया हो, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अंदाजा बताना चाहूँगा। जैसे आप एक बाल्टी में पानी भर लेते हैं और उसी दूसरी बाल्टी में रुई भर लेते हैं, तो आपको पानी भारी लगेगा। तो अगर समान वस्तुएं हैं तो जो भारी होती है उसका घनत्व ज़्यादा होता है और जो हल्की होती है उसका घनत्व कम होता है। तो इस प्रकार हल्की और भारीपन के रूप में आप घनत्व को देख सकते हैं। जैसे अगर एक बोरे में चीनी भरी है तो वो आपसे नहीं उठेगा, लेकिन उसी बोरे में अगर भूसा भरा है तो आप उसे उठा सकते हैं। तो इस प्रकार मैंने आपको ये समझाया। इसको आप एक बार देख लें अच्छे से और कॉपी में नोट कर लो। मैं सामने से हट जाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बच्चों, आपने इसको अच्छे से नोट कर लिया है। अब आगे पढ़ाते हैं आपको हम। इसके बाद पढ़ेंगे हम उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या है? देखिए बच्चों, जब आप किसी भी द्रव में, कोई भी द्रव है, चाहे वो जल है, चाहे वो तेल है, चाहे वो पारा है, कोई भी द्रव है, उसमें जब आप किसी वस्तु को
डुबाते हैं तो द्रव में डुबाने पर आपको वस्तु हल्की महसूस होती है। जैसे आपने कोई बड़े गड्ढे से जब कभी पानी खींचा होगा तो जब तक आपका बर्तन पानी के अंदर रहता है तब तक आप आराम से खींच लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तो खींचना कुछ कठिन हो जाता है। तो जब तक वो द्रव के अंदर था तो हमें हल्का महसूस हो रहा था, बाहर आते ही हमें भारी महसूस होने लगा। इसका क्या कारण है, आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, जब किसी वस्तु को आप किसी द्रव में डुबाते हैं तो वस्तु का भार नीचे की ओर कार्य करता है और जिस द्रव में आपने डुबाया है वो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल कहते हैं। तो बच्चों, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबाया जाता है तो वस्तु पर द्रव के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है जिसे उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बच्चों, एक छोटी सी चीज देखते हैं कि लोहे की कील अगर आप लें, लोहे की कील को पानी में डालेंगे तो वो डूब जाएगी ना। लेकिन लोहे की कटोरी नहीं डूबेगी। लोहे की कटोरी पानी में नहीं डूबेगी। इसका क्या कारण है बताते हैं। लोहे की कील पर कम उत्प्लावन बल लगा जिसके कारण वो डूब गई। उत्प्लावन बल ज्यादा लगेगा ऊपर की ओर तो होता है। कटोरी जो है ये खोखली है, इसका आकार, कील तो ठोस है लेकिन कटोरी खोखली है। तो जो खोखली वस्तुएं होती हैं उन पर उत्प्लावन बल ज्यादा लगता है, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे वस्तु का तैरना। जिसे हम प्लवन भी कहते हैं। प्लवन, वस्तु के तैरने को प्लवन कहते हैं। देखिए बच्चों, जब आप किसी वस्तु को जल में डुबाते हैं तो मैंने बताया दो बल उस पर कार्य करते हैं, एक तो वस्तु का भार और दूसरा उत्प्लावन बल। अगर वस्तु का भार ज्यादा है उत्प्लावन बल से तो वस्तु डूब जाएगी। यदि दोनों बल बराबर हैं तो वस्तु द्रव में डूबती हुई तैरेगी। और यदि उत्प्लावन बल कम है, भार ज्यादा है तो वस्तु डूब जाएगी। और अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है, भार कम है तो वस्तु इस प्रकार तैरेगी, कुछ डूबी हुई और कुछ ऊपर की ओर। तो ये दोनों स्थिति प्लवन की स्थिति है, प्लवन यानी तैरने की स्थिति है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार मैंने आपको इससे पहले घनत्व बताया, आपेक्षिक घनत्व बताया, अब उत्प्लावन बताया। उत्प्लावन बल क्या होता है, वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है जब वस्तु को आप द्रव में डुबाते हैं। ठीक है, उत्प्लावन बल कम या ज्यादा हो सकता है, वो भी मैंने बताया। जैसे मान लिया एक 5 किलो का बट्टा है, उसको आप पानी में डालोगे तो वो डूब ही जाएगा। पाँच किलो का बट्टा डूब जाएगा पानी में। लेकिन 5 किलो का अगर कोई कटोरा है, लोहे से, उसी लोहे से बना हुआ कटोरा है, तो वो तैरेगा। क्यों? क्योंकि वो खोखला है। और 5 किलो का जो बट्टा है, जो बाट है, ये ठोस है, ये डूब जाएगा। तो
खोखली वस्तुएं जो होती हैं उन पर उत्प्लावन बल ज़्यादा कार्य करता है। तो इस प्रकार ये हम समझ गए कि वस्तुएं अगर खोखली होंगी तो उत्प्लावन बल उन पर ज़्यादा कार्य करेगा और वो तैरेंगे, और वस्तुएं अगर ठोस है तो उन पर उत्प्लावन बल कम लगेगा और वो डूब जाएगी। तो इस प्रकार इस पाठ में हमने सीखा कि किस प्रकार उत्प्लावन बल कार्य करता है, कब ये ज़्यादा होता है, कब ये कम होता है। इसके बाद मैंने आपको प्लवन बताया। प्लवन मतलब तैरना, कि वस्तु कब तैरेगी, वो वस्तु के भार और उत्प्लावन बल पर निर्भर करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो खोखली वस्तुएं हैं वो जल में तैर रही हैं। अब बच्चों, वस्तुएं हमें हल्की क्यों लगती हैं, इसका भी एक कारण आपको बता रहे हैं। कि मैंने बताया कि इसका कारण है उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल कब ज्यादा होगा, कब कम होगा, किस बात पर निर्भर करेगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, ये तो आप जानते हैं कि ये एक पात्र है इस प्रकार का जिससे द्रव बाहर गिर सके, ठीक है। अब मैं इसमें एक 5 kg का जो वेट है, जो बट्टा है, वो रख देता हूं। डूब जाएगा, आप जानते हैं। तो जैसे ही मैं इस द्रव में 5 kg डालूंगा तो ये इसमें से पानी निकलेगा। मान लीजिए पानी मैंने ले लिया, ठीक है। जैसे ही आपने 5 किलो का जो बाट है इसमें डाला तो उसमें कुछ पानी हटाया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 5 किलो का, अब मैं एक बॉल बनाता हूं। इस 5 किलो जितना ये लोहा है उसी लोहे की एक बॉल बना देता हूं, खोखली बॉल। ये खोखली बॉल है 5 किलो। तो आप जानते हैं डूबेगी नहीं, लेकिन ये बहुत सारा पानी हटाएगी। ये जब बॉल को डालोगे आप, 5 किलो की खोखली बॉल है, इसको आप जब पानी में डालेंगे, खोखली है ये, तो ये बहुत सारा, इसने देखो कितना कम द्रव हटाया, इसने ज़्यादा द्रव हटाया। तो इससे पता लगता है कि जो कम द्रव हटाएगा उस पर कम उत्प्लावन बल लगेगा ऊपर की ओर, और उत्प्लावन जब कम होगा, उत्प्लावन बल, तो डूब जाएगी वस्तु। लेकिन अगर द्रव ज़्यादा हटाया गया है तो उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगेगा और वस्तु उस स्थिति में तैरेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आपको पढ़ाते हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, तो इसलिए इसे अच्छे से याद करेंगे। आर्किमिडीज का सिद्धांत मैं बोल रहा हूं, आप मेरी आवाज सुनकर अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। दोबारा सुनेंगे। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आइए इसे प्रयोगात्मक रूप से समझते हैं। ये मैंने एक कमानीदार तुला ली है। कमानीदार तुला आपने देखी होगी, ये सिलेंडर वगैरह जो तोलते हैं, घर पे देने आते हैं सिलेंडर,
उसमें काम आती है। इसमें ये मान लिया 5 किलो है, ये 10 किलो है, और इसमें एक ऐसा एरो होता है, और ये 15 है, ये 20 किलो है, ये 25 है, ये 30 है। ठीक है, एक एरो होता है जो ऊपर नीचे खिसकता रहता है स्प्रिंग की सहायता से। इसमें नीचे स्प्रिंग होती है और लटकाने की इसमें व्यवस्था होती है। ठीक है, कांटा बना होता है। तो मान लिया मैं किसी वस्तु को इसमें लटका देता हूँ, और कांटा जो है दिखा रहा है 10 किलोग्राम। कितना दिखा रहा है कि ये 10 किलोग्राम की। अब वायु में जब मैंने इसे तोला वस्तु को, तो ये 10 किलोग्राम की है। ये एरो दिखाई दे रहा है 10 किलोग्राम। अब मैं इसे एक द्रव में डुबाता हूं। वही वस्तु है जो 10 किलोग्राम की थी। अब मैंने उसे एक द्रव में डुबाया। ये इस प्रकार का ही पात्र है कि अगर वस्तु को डुबाएंगे तो उससे जल निकलेगा या द्रव जो भी है वो निकलेगा। तो मैंने इसको डुबाया, वस्तु को, जितना भी आपके सामने है। तो इस प्रकार अब हमने देखा कि जो वस्तु का भार है वो 10 से थोड़ा कम हो गया। कितना कम हुआ? जितना उसने द्रव में हमने डुबाया या जल है जो भी है। देखा कि वस्तु 8 किलो की आ रही है। जल में मैंने ऐसे डुबाया आंशिक रूप से, तो वो 8 किलो की आई। और जब मैंने इस द्रव को नापा, इस द्रव को भी नाप लेते हैं। इसे पात्र है, इसे बांध के एक कमानीदार तुला और ले लेते हैं, और छोटी कमानीदार तुला ले लेते हैं। एक किलो यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ 5। तो हमने देखा कि इसका जो कांटा है वो 2 किलो पर है। तो जितनी भार में कमी आई वो हटाए गए द्रव के भार के बराबर आई है। ये हमें इस प्रयोग से पता लगता है। इसको भी एक दृढ़ आधार से लटका देते हैं चाहो तो आप, और इसको भी एक दृढ़ आधार से लटका दो। तो जब आपने इसको हटाया, पानी में डुबाया, तो पानी में इसका जो भार 10 किलोग्राम था अब वो थोड़ा कम हो गया, 8 किलोग्राम हो गया। तो 8 किलोग्राम क्यों हुआ? क्योंकि इसने जो द्रव हटाया वो हटाया 2 किलोग्राम। तो जितना द्रव हटाएगी कोई वस्तु, उसके भार में उतनी ही कमी आ जाएगी। यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोबारा मैं बोल देता हूँ, जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है, तो वस्तु के भार में आई कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। बहुत आसान सा ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को इस प्रयोग के द्वारा समझाया भी जा सकता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है द्रवों का दाब। आपने ठोस पदार्थों का दाब देखा, जैसे टेबल पर कोई बुक रख दी तो उस पर दाब लग गया। फिर आपने वायुमंडलीय दाब पढ़ा, वायु हमें दबाती है चारों तरफ से। इसी प्रकार जब किसी द्रव में किसी वस्तु को डालेंगे तो द्रव भी उसको चारों ओर से दबाएगा, बराबर दाब लगाएगा चारों तरफ से। तो द्रव में जब दाब लगता है उसे द्रव दाब कहते हैं। अब ये जो द्रव दाब है, ये याद रखना है, गहराई बढ़ने पर बढ़ता है। द्रव दाब गहराई बढ़ने पर बढ़ेगा।
जितनी ज़्यादा गहराई होगी, मान लिया यहाँ दाब देखें और यहाँ दाब देखें, तो यहाँ गहराई ज़्यादा है, यहाँ दाब ज़्यादा होगा, और यहाँ गहराई कम है तो यहाँ दाब कम होगा। तो इस प्रकार गहराई बढ़ने से द्रव का दाब बढ़ता है। इसका पता लगा लेते हैं एक प्रयोग के द्वारा। ये एक टेबल है, इस पर मैंने ये एक पात्र रख दिया। इस पात्र में एक द्रव भर लेते हैं। ठीक है, चलिए ऐसा ही पात्र बिल्कुल एक और ले लेते हैं। इसमें वही द्रव सेम, उतना ही द्रव, वैसा ही पात्र, उतना ही द्रव इसमें भर दिया आपने। ठीक है, उतनी ऊंचाई तक, बराबर ऊंचाई तक द्रव हमने इसमें भर लिया। अब हम इसमें ऊपरी हिस्से पर एक छेद कर देते हैं। छेद करेंगे तो पानी गिरेगा जमीन पर। इसके ऊपर किया और इसमें नीचे किया यहाँ पर, तो हम देखेंगे कि जब हम नीचे छेद करते हैं तो द्रव जो है ज़्यादा दूर गिरता है ना। द्रव ज़्यादा दूर गिरेगा तो इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि यहाँ पर दाब ज़्यादा है, इसलिए द्रव ज़्यादा दूर तक गया है, और ऊपर दाब कम है क्योंकि वो कम दूर तक गया है। तो इस प्रकार हमने द्रवों के दाब को भी समझा कि द्रवों का दाब कब कम होगा और कब ज़्यादा होगा। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही मैं आपको पढ़ाऊँगा। अब हम अगली क्लास में अगला पाठ पढ़ेंगे, लेकिन आज जान लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले घनत्व पढ़ा, अच्छे से याद करेंगे। फिर मैंने आपको आपेक्षिक घनत्व समझाया। फिर मैंने आपको उत्प्लावन बल क्या होता है ये समझाया। फिर मैंने आपको बताया कब उत्प्लावन बल ज़्यादा लगता है, कब कम लगता है, किन वस्तुओं पर ज़्यादा लगेगा, किन पर कम लगेगा। तो जो खोखली वस्तुएं होती हैं उन पर उत्प्लावन बल ज़्यादा लगता है। जैसे मैंने कहा था कि जो पानी का जहाज होता है वो लोहे का बना होता है और कील भी लोहे की बनी होती है, लेकिन पानी का जहाज तैरता है। क्यों? क्योंकि पानी का जहाज अंदर से खोखला होता है। खोखला होने के कारण वो ज़्यादा पानी हटाता है। जब वो ज़्यादा पानी हटाएगा तो उस पर उत्प्लावन बल भी ज़्यादा लगेगा, क्योंकि कोई वस्तु जितना पानी हटाएगी उस पर उतना ही उत्प्लावन बल लगेगा। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों का हल हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया। इसके बाद फिर मैंने द्रवों का दाब आपको पढ़ाया। द्रवों का दाब गहराई बढ़ने पर बढ़ता है। इसका एक उदाहरण आप ऐसे समझा सकते हैं, द्रवों का दाब गहराई जाने पर बढ़ता है। एक तो ये वाला भी दे सकते हैं, और एक बांध आपने सुने होंगे जहाँ पानी बहुत सारा इकट्ठा किया जाता है। तो बांध की जो दीवार होती है वो नीचे से बहुत मोटी बनाई जाती है। क्यों बनाई जाती है नीचे से बहुत मोटी? क्योंकि नीचे गहराई ज़्यादा होती है और गहराई पर दाब ज़्यादा होता है। अगर दीवार पतली होगी तो द्रव उसे तोड़ के बाहर निकल जाएगा। इसलिए बांध जो होते हैं, डैम, उनकी दीवारें नीचे से मोटी बनाई जाती हैं। तो बच्चों, आज के पाठ में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा अच्छे से। मैंने शायद ये 3 भागों में बनाया है पाठ, तो तीनों भागों को एक साथ बहुत अच्छे से पढ़िए, पूरा पाठ अच्छे से समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास में सिर्फ मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। इस पाठ में मैंने 2 चीज़ें छोड़ दी हैं, एक तो फुटबॉल पंप और एक हैंड पंप। ये मैं आपको बाद में किसी क्लास में समझाऊँगा। इस क्लास में आज मैं सिर्फ इतना ही आपको पढ़ाऊँगा। आप ठीक से मेरे द्वारा पढ़ाए गए पाठ को पढ़ें, और जो समझ में ना आए वो क्लास में मुझे लिखकर या बोलकर पूछ लें। बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।